हम दुकान पे गए और हमने कहा कि हमको चीनी चाहिए 1 किलो, तो हम उससे सिर्फ बोल रहे हैं कि हमको 1 किलोग्राम चीनी चाहिए, ना कि उससे हम बोल रहे हैं कि 1 किलोग्राम चीनी में उत्तर दिशा में चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहे ना, क्योंकि यहाँ पे इसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ बर्थडे वाली टोपी, जैसे मान लीजिए ये हो गई ना बर्थडे की टोपी, ऐसे देखो बर्थडे की टोपी दिख रही ना। हेलो बच्चों, दिस इज़ प्रदीप चौरसिया एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कैसे आप सब? जो हमारा कल का वीडियो था, यानी कि इस वीडियो के जो पहले वाला वीडियो था, उसमें था थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, यानी कि ठोसों का उष्मीय प्रसार। तो वो वीडियो आपको कैसा लगा? आप लोगों ने कमेंट नहीं किया, कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने नहीं भी देखा, खाली इसको स्किप कर दिया। तो चलिए, जिसने देखा एटलीस्ट वो कमेंट करके बता दें कि वीडियो कैसा लगा। और मैंने कल के वीडियो में प्रॉमिस किया था कि आज हम जो है विलयन पढ़ाएंगे, यानी कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। लेकिन हमने सोचा कि विलयन पढ़ाने से अच्छा है कि किसी एक सब्जेक्ट को हम चैप्टर वाइज ख़त्म करें। तो जैसे मैंने कल वाले वीडियो में फिजिक्स का एक छोटा सा पार्ट बताया था कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से थे, तो वहाँ पे लीनियर था, एरियल था और वॉल्यूमेट्रिक था। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होगा, फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, जिसको बोलते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? मात्रक तथा मापन। मात्रक तथा मापन। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, अर्थात हम मात्रक या फिर मापन को पढ़ते क्यों हैं। मात्रक या मापन को हम पढ़ते क्यों हैं? सपोज करिए आप चाय बना रहे हैं। क्या आप चाय बना रहे हैं? तो चाय में क्या क्या पड़ता है? चाय में अदरक भी पड़ती है, दूध पड़ता है, पानी पड़ता है और चीनी पड़ती है, और भी जो चीज़ें पड़ती होंगी। तो ये मैंने बेसिक चीज़ें बताई। तो जैसे मान लीजिए आपने चाय में चीनी डाला, तो यहाँ पे तो हम क्या 1 चम्मच 2 चम्मच डाल रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो 1 चम्मच है उसकी कुछ धारिता होगी ना, जो चम्मच है उसमें कुछ ना कुछ चीनी का जो वॉल्यूम होगा वो आता होगा ना। तो जैसे मान लीजिए हम दुकान पे गए, तो हमने उससे कहा भैया चीनी दे दो। दुकान वाले से मैंने कहा कि भैया चीनी दे दो। अब हम चीनी को ऐसे तो कहेंगे नहीं कि भैया हमको चीनी दे दो, कितना चीनी दे दो। जब हम कहेंगे चीनी दे दो हमको, तो पूछेगा कि कितना चीनी चाहिए। तो हम या ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि 1 चीनी चाहिए, 2 चीनी चाहिए, ऐसे नहीं बोल सकते ना। या चाय पत्ती खरीदने गए, तो वो तो एक पैकेट में आती है, पाउच होता है, उसमें एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है, यानी कि 100 ग्राम, 500 ग्राम, 50 ग्राम, 250 ग्राम का एक पैकेट होता है। तो यहाँ पे उसका एक जो मापने का तरीका होता है कि हम किस चीज़ को कैसे माप रहे हैं, और उस तरीके में हम किस मात्रक का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आलू खरीदने बाज़ार गया, ठीक है, तो उससे मैं कहूँगा कि भैया मुझे 1 किलोग्राम आलू दे दो, 1 किलोग्राम आलू दे दो। तब वो क्या करेगा? किसी न किसी, या तो इलेक्ट्रिक तराजू जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन, या तो उससे वो क्या करेगा? उसका मेज़रमेंट लेगा, या फिर वो कोई उससे तुलनात्मक कोई चीज़ होगी, उससे उसका वजन करके आपको देगा। ठीक है, तो हमें वहाँ पे मात्रक की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे भौतिक राशियाँ। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, कुछ बच्चे अभी जो 9th में होंगे उनके लिए ये एकदम समझ लीजिए कि रामबाण साबित होगा, क्योंकि 9th के यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें से ये पहला चैप्टर गायब कर दिया गया। फिजिक्स का पहला चैप्टर गायब कर दिया गया। अगर किसी 9th के बच्चे से पूछ लिया जाए कि 1 मीटर किसे कहते हैं, 1 एम्पियर किसे कहते हैं, या फिर 1 किलोग्राम किसे कहते हैं, 1 सेकंड किसे कहते हैं। जैसे मान लो कि किसी ने पूछा कि भैया 1 सेकंड जो होता है वो होता क्या है एक्चुअल में। जैसे अगर किसी ने पूछा कि 1 घंटे, तो 1 घंटे बराबर 60 मिनट। वैसे अगर कोई पूछ ले कि 1 सेकंड एक्चुअल में होता क्या है, तो देखिए जो 1 सेकंड होता है, जो सीजियम 133 का परमाणु होता है, वो परमाणु घड़ी में कितना 91, 92, 63, 17, 70, 91, 92, 63, 17, 70। ये क्या है? ये 1 सेकंड की परिभाषा है कि सीजियम 133 क्या होता है? सीजियम
133 का परमाणु, सीजियम 133 का परमाणु घड़ी में उस समयांतराल में इतने बार क्या करता है, आवृत्ति करता है, फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, उसमें क्या होती है, फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। यानी कि वह समयांतराल, क्या, वह टाइम पीरियड, वह समयांतराल जिसमें सीजियम 133 का परमाणु घड़ी में इतनी बार कंपन करता है। आई होप समझ में आया होगा ना। तो ये सब चीज़ें अब जो 9th का सिलेबस है उससे पूरी तरह से गायब कर दिया, यानी कि आपका बेस जो है एकदम से बेकार कर दिया गया। अब मान लीजिए आप अभी 9th में एकेडमिक स्टडी कर रहे हैं, कल को आप कम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, ठीक है। 12th में है 11, यानी कि 12th का जो फर्स्ट ईयर होता है यानी कि 11th होता है, 11th में आपको ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय आएगी, बहुरी करेगा कब। तो हम कल पे चीज़ों को क्यों टालें, हम क्या करें, हम इसको पहले ही सीख लेते हैं। हमको जब चीज़ें मिले तो हम पहले ही सीख लेते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार 1 किलोग्राम क्या होता है, 1 कैंडेला क्या होता है। ये जो भौतिक राशियाँ, 7 भौतिक राशियाँ हैं, यानी कि 7 जो मूल राशियाँ हैं वो भौतिक राशियों के प्रकार हो गए। तो जो 7 मूल राशियाँ हैं उनके एक मात्रक भी होते हैं, मूल मात्रक। तो उन मात्रकों को हम परिभाषित करने के लिए किन परिभाषाओं का प्रयोग करेंगे उसको हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए इसको इरेज करके हम आगे बताते हैं। चलिए अब देखिए भौतिक राशियाँ होती क्या हैं, यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो होती क्या हैं। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटीज़ को प्रदर्शित करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। यानी कि सबसे पहले वे सभी राशियाँ जिन्हें संख्यात्मक, एक मिनट, ठीक है, वह सभी राशियां जिन्हें संख्यात्मक मान, यहां पे एक लिख लो नियत संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सके। एक तो ये हो गया भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, वह सभी राशियाँ जिन्हें एक नियत संख्या यानी कि संख्यात्मक मान के द्वारा परिभाषित किया जा सके, यानी कि प्रदर्शित किया जा सके। दूसरा क्या है, इनको प्रत्यक्ष रूप से मापा या फिर मेजर किया जा सके, ठीक है। वह सभी राशियां जिनको एक नियत संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या परिभाषित किया जाता है या दर्शाया जाता है, उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। और साथ में क्या, इन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके। जैसे मैंने कहा कि बल, जैसे बल, दूरी, समय इत्यादि, ठीक है। मैंने बल की बात की, हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि जैसे बल हो गया, दूरी हो गई, समय, ये सब क्या है, ये भौतिक राशियां हैं। बाद में इनका हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि ये क्या है, ये मूल राशियां हैं या फिर डेरिवेटिव्स हैं, यानी कि फंडामेंटल्स हैं या डेरिवेटिव्स हैं, ये अलग ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बल को किसी एक संख्यात्मक मान के द्वारा, जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया, मैंने इस बोर्ड पे ऐसे बल लगाया, इस बोर्ड पे एक बल लगाया, ऐसे मान लीजिए बल लगा, मुक्का मारा मैंने, तो हम क्या कहेंगे, हमने कितना बल लगाया। इसको हमें बल की मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए, यानी कि डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक संख्यात्मक मान का प्रयोग करेंगे ना। जैसे कि 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, मतलब कि कितना मैंने बल लगाया। ऐसे दूरी, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से मार्केट तक गए, ठीक है, यहाँ से मार्केट तक गए, तो मार्केट तक जाने में हमने कुछ ना कुछ दूरी चली ना,
कुछ हमने रास्ते की जो लंबाई थी उसको तय की ना, वही तो दूरी है। तो यहाँ पे देखो दूरी, अब बात यह है कि इसको प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, बल को प्रत्यक्ष रूप से मापा जाता है तभी तो हम बताएंगे एक न्यूटन का लगा कि 2 न्यूटन लगा, या फिर दूरी भी हम उसको माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तभी तो हम बताएंगे कि मैंने 5 मीटर चला, 100 मीटर चला या 1 किलोमीटर चला। इसी प्रकार समय, जैसे मान लीजिए कि कहते हैं कि 2 घंटा हो गया, मान लीजिए हम किसी का वेट कर रहे हैं, तो हम कहते हैं ना कि मैं 2 घंटे से आपका वेट कर रहा था, मैं 2 घंटे से आपका वेट कर रहा था। या मान लीजिए हम फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, ऐसे फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, तो हम कहते हैं ना कि मैं आधे घंटे से फ़ोन पे लगा हुआ था, फ़ोन पे बातें कर रहा था। तो यहाँ पे एक टाइम प्रयोग हुआ ना, कि समय का यहाँ पे समय कंज्यूम हुआ ना, यानी कि टाइम कंज्यूम हुआ है। तो जो समय है वो क्या है, वो भौतिक राशि है ना। क्यों? क्योंकि समय को निर्धारित करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हमने एक संख्यात्मक मान का प्रयोग किया। मैंने कहा 30 मिनट से आपका वेट कर रहे थे, 30 मिनट से आपसे हम फ़ोन पे बातें कर रहे थे, या आधे घंटे से हम आपका इंतज़ार कर रहे थे, और इसको मापा जा सके। भाई मापा गया तभी तो हम बताए कि कितना हमने कितनी मात्रा में आपका इंतज़ार किया। अब हम 2 किलो में किसी का इंतज़ार तो करेंगे नहीं, 2 किलो में किसी का इंतज़ार, या फिर क्या बोलते हैं कि 2 कैंडल में किसी का इंतज़ार तो करेंगे नहीं, 2 एम्पियर में किसी का इंतज़ार नहीं करेंगे। हम इंतज़ार अगर किसी का करेंगे तो समय में करेंगे ना, किसी का भी इंतज़ार या प्रतीक्षा करेंगे, वेट करेंगे तो समय में करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो भौतिक राशि है समय, इसको प्रदर्शित करने के लिए क्या हुआ, मैंने एक संख्यात्मक मान का प्रयोग किया, एक नियत संख्यात्मक मान का प्रयोग किया, और साथ में एक मात्रक लगाया। क्या? साथ में एक मात्रक लगाया, और इसका मात्रक क्या है, सेकंड है। सबसे छोटा मात्रक जो SI में सेकंड है। ठीक है, बाकी और भी चीज़ें हैं, अभी हम आपको बताएंगे। अब देखिए भौतिक राशियों के प्रकार। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। देखिए जो भौतिक राशियां होती हैं ये मुख्यतः भौतिक राशियों के प्रकार, ये 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले, दूसरा और तीसरा। देखिए पहले में क्या होगा, मूल राशियां, दूसरा व्युत्पन्न राशियां, और तीसरा हो गया पूरक राशियां। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, यहाँ पे चाहे तो लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज 3। अब यहाँ पे देखिए मूल राशियों को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, ओके। व्युत्पन्न को बोलते हैं डेराइव्ड या डेरिवेटिव्स, डेराइव्ड। हाँ, यहाँ पे ये हो गया डेराइव्ड क्वांटिटीज, और तीसरा हो गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, अब मूल राशियाँ क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, और पूरक राशियाँ क्या होती हैं, इसको हम जानेंगे। अगर हम बात करते हैं मूल राशियों की, तो वे भौतिक राशियाँ, क्या, वे भौतिक राशियाँ जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, वे भौतिक राशियाँ जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें हम बोलते हैं मूल राशियाँ। जैसे यहाँ पे कुछ हम उदाहरण लिख रहे हैं, समय हो गया, ताप हो गया, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, उसके बाद पदार्थ की मात्रा। ठीक है, एक छूट रहा है, दूरी। ठीक है, तो ये 7 राशियां कितनी हैं, मूल राशियां। देखिए मूल राशियां जो हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, 7 है। मूल राशियों की कुल संख्या 7 है। कितनी है, 7 है। 1 मिनट। ठीक है, अब व्युत्पन्न राशियां,
वह राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं, वह राशियाँ या वह भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं उन्हें बोलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ, या फिर हम कह सकते हैं कि व्युत्पन्न राशियाँ मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ क्षेत्रफल, घनत्व, बल, दाब इत्यादि। ठीक है। पूरक राशियों की बात करें तो जो पूरक राशियां होती हैं, इन दोनों राशियों के अतिरिक्त कौन कौन सी, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के अतिरिक्त जितनी भी राशियां उनको बोलते हैं पूरक राशियां। अब पूरक राशियां कौन कौन सी हैं? पूरक राशियों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 है। पूरक राशियों की संख्या कितनी है? 2 है। इनको बोलते हैं कोण, इसको बोलते हैं समतल कोण, और दूसरा है घन कोण। एक का मात्रक होता है रेडियन, दूसरे का होता है स्टेरेडियन। ठीक है। तो अगर आप कहिए तो इसका हम डेफिनेशन लिख दें, इसकी डेफिनेशन लिख दें, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, फिर डेफिनेशन लिखते हैं हम। देखिए मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है। डेफिनेशन लिख लेते हैं। वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं, अर्थात ये पूर्ण रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। इन्हें मूल राशियां कहते हैं। इनकी कुल संख्या सात है। मूल राशियों की संख्या कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 7 है। कौन कौन सी? चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं। लंबाई, या फिर इसको लिख लो कहीं कहीं पे दूरी भी लिखते हैं। ठीक है। दूरी, दूसरा हो गया समय, तीसरा द्रव्यमान, चौथा यहाँ पे ताप लिख लीजिए, ताप, पांचवा विद्युत धारा, 6 नंबर ज्योति तीव्रता, और 7 नंबर हो गया पदार्थ की मात्रा। ठीक है। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। कौन कौन सी? एक बार फिर से गिन लेते हैं, उंगलियों पे गिनते हैं। देखिए लंबाई या दूरी, वो दोनों एक ही है। दूरी, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, द्रव्यमान, ज्योति तीव्रता, और हाँ हो गए, 7 हो गए। देखिए लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और यहाँ पे पदार्थ की मात्रा। ठीक है। और इनके हाँ ये एग्जाम्पल हो गए ना 7। ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम बताते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। यहाँ पे व्युत्पन्न राशियों की बात करें तो वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न होती हैं या व्युत्पन्न की जाती हैं, डेराइव की जाती हैं।
उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक है, अर्थात ये पूरी तरह से मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। जैसे हम यहाँ बात करते हैं क्षेत्रफल, आयतन, दाब, वेग, त्वरण इत्यादि। इनकी संख्या अनिश्चित है। अब देखिए क्षेत्रफल कैसे मूल राशियों पर निर्भर करता है, ये हम आपको बताते हैं। देखिए जो क्षेत्रफल होता है उसको हम क्या दिखाते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। मान लीजिए ये क्या है, ये एक आयत है, इसमें ये लंबाई है यहाँ से यहाँ तक और ये चौड़ाई है। ठीक है, तो देखिए जो लंबाई और चौड़ाई है वो वास्तविक रूप से एक दूरी ही तो है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक ये जैसे मान लीजिए ये फ़ोन है, ठीक है, इसमें क्या देखो ये लंबाई ये चौड़ाई, तो ये एक दूरी ही तो है दोनों। तो दूरी और दूरी जब आपस में गुणा होंगी तो क्या मिलेगा, क्षेत्रफल। की लंबाई और चौड़ाई का जब गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर हम आयतन की बात करें, आयतन में क्या होता है, आयतन में होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे में ऊंचाई। लंबाई अपने आप में क्या है, एक दूरी है दो बिंदुओं की। चौड़ाई क्या है, दो बिंदुओं के बीच की यानी दो कोनों के बीच की दूरी। ऊंचाई क्या है, वो भी दो कोनों के बीच की दूरी। जैसे मान लीजिए मैंने ये डस्टर लिया, ये डस्टर है, देख रहे हैं ना आप लोग। इस डस्टर में अगर मैं बात करूँ इसको ऐसे, यहाँ से यहाँ तक लंबाई, फिर इधर चौड़ाई और इसकी जो मोटाई, इसको ऊंचाई बोलेंगे। ठीक है, तो इन तीनों का जब गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आयतन। तो देखिए ये मीटर, इसका मात्रक मीटर, इसका भी मात्रक मीटर, इसका भी मात्रक, यानी कि ये सब आपस में क्या है, दूरी ही तो है। अगर मैं यहाँ इसको दिखाऊं तो ये दूरी गुणे दूरी, दूरी गुणे में दूरी, गुणे में दूरी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं दाब की। यहाँ पे दाब बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल। तो दाब जानने से पहले आप बल को जान लीजिए। यहाँ पे एक और लिख लीजिए, बल। जो बल होता है, बल को परिभाषित करने के लिए हम क्या लिखते हैं, द्रव्यमान गुणे में त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुणे में त्वरण। तो यहाँ पे ये देखिए द्रव्यमान हो गया, त्वरण को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे त्वरण जो होगा, इसको जैसे यहाँ पे लिखते हैं वेग बटे में समय, वेग परिवर्तन बटे में समयांतर। ठीक है, अब देखिए ये द्रव्यमान हो गया। वेग को हम किससे दिखाते हैं, विस्थापन बटे में समय, और इधर भी समय हो गया। तो देखो आपको क्या मिल गया, विस्थापन क्या है, विस्थापन भी तो एक दूरी ही है ना। जो विस्थापन है वो दो बिंदुओं के बीच की लंबाई ही तो है। तो यहाँ पे देखो द्रव्यमान, इधर लंबाई, इधर समय, इधर समय। तो आप देख रहे हैं कि जो व्युत्पन्न राशियाँ वो पूरी तरह से किस पर निर्भर हैं, मूल राशियों पर निर्भर हैं। अगर नोट करना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे पूरक राशियाँ हैं। पूरक राशियाँ कैसे कहते हैं, मैंने मूल राशियों को बताया कि वह राशियाँ यानी कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, वह राशियाँ जिन्हें किसी अन्य राशियों की सहायता की ज़रूरत नहीं होती, नहीं कि पूरी तरह से स्वतंत्र होती, उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। मूल राशियों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 7 है। व्युत्पन्न राशियाँ वह राशियाँ यानी कि जिसको बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज़, वह राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए या जिनको उत्पन्न करने के लिए मूल राशियों की ही सहायता पड़ती है, यानी कि बिना मूल राशियों के सहायता के
किसी भी प्रकार की व्युत्पन्न राशियों को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, उन्हें बोलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। और इनकी संख्या क्या है? अनिश्चित है। व्युत्पन्न राशियों की संख्या निश्चित नहीं है, मतलब कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब पूरक राशियों की बात करें तो जो भौतिक राशियाँ हैं, भौतिक राशियों में मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियों को अलग कर दिया जाए तो दो ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको बोलते हैं हम पूरक राशियाँ, यानी कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। एक होता है कोण, एक होता है घन कोण। अब आपके दिमाग में आएगा कि कोण तो मैंने देखा है, घन कोण किसे कहते हैं, ये क्या होता है। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि घन कोण किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो पेपर है, अब इसको मैं अगर ऐसे रखता हूँ तो देखो इनके बीच में कोण बन रहा है ना, इनके बीच में एक कोण बन रहा है, ये तो हो गया समतल कोण। लेकिन बात आती है घन कोण की। तो आपने बर्थडे वाली टोपी देखी ना, कौन सी? बर्थडे वाली टोपी। जैसे मान लीजिए ये हो गई ना बर्थडे की टोपी, ऐसे देखो बर्थडे की टोपी दिख रही ना। तो यहाँ पे देखो इसके बीच में एक कोण बन रहा है ना, ये देखो घन कोण बन रहा है कि 3 डायमेंशनल 360 पे देखो 3 डायमेंशनल एक कोण बन रहा है। अगर इसके बीच में हम एक कंचा डालेंगे तो चला जाएगा नीचे, तो वहाँ पे जो कोण है उसी को हम बोलेंगे क्या? घन कोण, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम बताते हैं आपको मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त दो अन्य राशियां भी हैं जिन्हें पूरक राशियां कहते हैं, जिन्हें पूरक राशियां कहते हैं। अब ये पूरक राशियां कौन कौन सी हैं? पहला हो गया समतल कोण और दूसरा हो गया घन कोण, ठीक है। पहला क्या हो गया? इसको बोलते हैं हम प्लेन एंगल, दूसरा हो गया क्यूब एंगल, ठीक है। कौन कौन सी? समतल कोण और घन कोण, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गई हमारी भौतिक राशियां। अब भौतिक राशियों को उनके परिमाण और दिशा यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के आधार पर दो भागों में बांटा गया। किसके आधार पर? यहाँ पे दिशा और परिमाण के आधार पर। अब कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा परिमाण क्या होता है? परिमाण बोले तो संख्यात्मक मान, ठीक है। इसको बोलते हैं डायरेक्शन, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड के आधार पर जो भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है। कितने? दो भागों में। एक को बोलते हैं अदिश राशि, पहले वाले को लिख लेते हैं अदिश राशियां, और दूसरे को बोलते हैं सदिश राशियां। देखिए अदिश राशियों को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर यहाँ पे क्वांटिटीज, और इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। अदिश राशियों क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। सदिश को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। इसको नोट करिए, फिर हम बताते हैं स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। तो देखिए अदिश राशियों की बात करें तो वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण, यहाँ पे लिख लीजिए संख्यात्मक मान की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे इसको चाहो तो लिख लो मैग्नीट्यूड,
किंतु दिशा की नहीं, किंतु दिशा की नहीं। उन्हें अदिश राशियां कहते हैं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। जैसे द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब जैसे मान लीजिए हम द्रव्यमान की बात करते हैं कि इसको समझेंगे कैसे कि द्रव्यमान अदिश राशि या सदिश राशि है और हम इसको अदिश की कैटेगरी में रखे हैं, तो हम कह रहे हैं कि इसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत होती है और किसी प्रकार के डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मान लीजिए हम दुकान पर गए और हमने कहा कि हमको चीनी चाहिए 1 किलो, तो हम उससे सिर्फ बोल रहे हैं कि हमको 1 किलोग्राम चीनी चाहिए, ना कि उससे हम बोल रहे हैं कि 1 किलोग्राम चीनी में उत्तर दिशा में चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहे ना, क्योंकि यहाँ पे इसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, ना कि डायरेक्शन की। या फिर अगर हम आयतन की बात करें, मुझे 1 लीटर दूध चाहिए, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो मैंने उससे क्या कहा, सिर्फ वॉल्यूम की बात की ना, आयतन की बात की और एक संख्यात्मक मान 1 लीटर या 5 लीटर दूध चाहिए। हमने उससे ये नहीं कहा कि हमको 5 लीटर ईस्ट डायरेक्शन में चाहिए या 5 लीटर हमको डाउनवर्ड या अपवर्ड चाहिए। हमने उससे किसी प्रकार के डायरेक्शन की बात नहीं की, सिर्फ और सिर्फ उससे हमने मैग्नीट्यूड की बात की। ओके, हम गए खेत खरीदने या प्लॉट खरीदने, तो हमने कहा कि हमको 5000 स्क्वायर फीट का प्लॉट चाहिए, तो हमने उससे ये नहीं कहा हमको 5000 स्क्वायर फीट का प्लॉट जो है उत्तर दिशा में चाहिए या पश्चिम दिशा में चाहिए। हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात की। इसी प्रकार हम समय की बात करते हैं कि अगर हमने किसी से कहा भैया हमको आपका 1 घंटा चाहिए या आपका मुझे 50 सेकंड चाहिए, तो हमने उससे नहीं कहा हमको 50 सेकंड कमरे के किसी दक्षिण दिशा में चाहिए या कमरे के पूरब दिशा में चाहिए। हमने सिर्फ उससे कहा हमको 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 घंटा या 10 घंटा आपका चाहिए, ना कि हम किसी यहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा। फिर हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की, यानी कि सदिश राशियों की। तो हम सदिश राशियों की बात करते हैं, तो वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की ज़रूरत होती है, उनको बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज़। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण, इसको लिख लो मैग्नीट्यूड, संख्यात्मक मान के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। सदिश राशियां कहते हैं। जैसे बल, विस्थापन। ठीक है, क्या होगा, बल। जैसे मान लीजिए बल को प्रदर्शित करने के लिए हम यहाँ पे 5 न्यूटन तो बोल रहे हैं, लेकिन अगर कहीं पे बल लग रहा है तो 5 न्यूटन किस दिशा में लग रहा है हमको उसको दिखाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 5 न्यूटन ईस्ट में, 10 न्यूटन पूर्व में। इसी प्रकार विस्थापन जो होता है उसको भी व्यक्त करने के लिए संख्यात्मक मान के साथ साथ दिशा की भी ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए विस्थापन है तो हम कहेंगे 5 मीटर पूरब में, 5 मीटर उत्तर में, 10 मीटर दक्षिण में, 15 मीटर पश्चिम में। तो जैसे विस्थापन की बात करें तो विस्थापन जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं 50 मीटर पूर्व में, 80 मीटर उत्तर में। ठीक है, तो ये हो गया विस्थापन। अब भौतिक राशियों को मापने के लिए जो मात्रक यूज होते हैं
कौन कौन से मात्रक, मूल मात्रक, पूरक मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, वो क्या क्या होते हैं हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो को सीखिए, और क्या इसमें आपको अच्छा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको इसमें सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिली तो आप इसको शेयर भी करिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिएगा, और हाँ, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।